नमस्कार भैयाओं। आज अपन कक्षा 8 में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 6 में हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली किस प्रकार कार्य करती है इसके बारे में इस स्लाइड के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अपराध को किस तरह से नियंत्रण किया जा सके, इसके लिए हमारी न्याय प्रणाली को समझना आवश्यक है। अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है? पुलिस का एक महत्वपूर्ण काम होता है कि किसी अपराध के बारे में मिली शिकायत की जांच करना। जांच के लिए गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं और मजबूत सबूत इकट्ठा किए जाते हैं। इस जांच के आधार पर पुलिस अपनी राय बनाती है। अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूतों में आरोपी का दोष साबित होता दिखाई दे रहा है तो पुलिस अदालत में आरोप पत्र चार्जशीट दाखिल कर देती है। जैसा कि अध्याय के शुरू में हमने कहा गया था कि यह तय कर देना पुलिस का काम नहीं कि कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं, यह न्यायाधीश को तय करना होता है। दूसरी इकाई में आपने कानून के शासन के बारे में पढ़ा था। इसका सीधा मतलब यह होता है कि हर व्यक्ति देश के कानून के अधीन है। पुलिस भी इसी कानून के तहत आती है। लिहाजा पुलिस को हमेशा कानून के मुताबिक और मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए जांच करनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस के लिए कुछ दिशा निर्देश तय किए हुए हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुसार पुलिस को जांच के दौरान किसी को भी सताने, पीटने या गोली मारने का अधिकार नहीं है। किसी छोटे से छोटे अपराध के लिए भी पुलिस किसी को कोई सज़ा नहीं दे सकती है। संविधान के अनुच्छेद 22 और फौजदारी कानून में प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित मौलिक अधिकार दिए गए हैं। गिरफ्तारी के समय उसे यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है। गिरफ्तारी के 24 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है। गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार भी है। पुलिस हिरासत में दिए गए इकबाल या बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 15 साल से कम उम्र के बालक और किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता है। सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है? किसी आपराधिक उल्लंघन को जनता के विरुद्ध माना जाता है। इसका मतलब यह है कि वह अपराध केवल पीड़ित व्यक्ति को ही नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि पूरे समाज के प्रति अपराध होता है। बाल को पिछले अध्याय में दहेज के लिए सुधा की हत्या की घटना याद है। आरोपी लक्ष्मण, उसके परिवार के खिलाफ यह मुकदमा राज्य की ओर से दायर किया गया है। इसलिए इस मुकदमे को राज्य
दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार एवं अन्य का नाम दिया गया था। इसी तरह शांति वाले मुकदमे को भी श्रीमती शिंदे बनाम शांति हेम्स की बजाय राज्य बनाम शांति हेम नाम से जाना जा सकता था। अदालत में सरकारी वकील का पक्ष प्रस्तुत करता है। अदालत में सरकारी वकील राज्य का पक्ष प्रस्तुत करता है। सरकारी वकील की भूमिका तब शुरू होती है जब पुलिस जांच पूरी करके अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर देती है। सरकारी वकील की इस जांच में कोई भूमिका नहीं होती। उसे राज्य की ओर से अभियोजन प्रस्तुत करना होता है। न्यायालय में पदाधिकारी के रूप में उसकी जिम्मेदारी है कि वो निष्पक्ष रूप से अपना काम करे और अदालत के सामने सारे ठोस तथ्य, गवाह और सबूत पेश करे, तभी अदालत सही फैसला दे सकती है। न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है? न्यायाधीश किस प्रकार से कार्य करता है और उसकी भूमिका के बारे में। न्यायाधीश की वही हैसियत होती है जो खेलों में अंपायर की होती है। वे निष्पक्ष भाव से और खुली अदालत में मुकदमे का संचालन करते हैं। न्यायाधीश सारे गवाहों के बयान सुनते हैं और अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष की तरफ से पेश किए गए सबूतों की जांच करते हैं। अपने सामने मौजूद बयानों व सबूतों के आधार पर कानून के अनुसार न्यायाधीश ही तय करते हैं कि आरोपी सचमुच दोषी है या नहीं। अगर आरोपी दोषी पाया जाता है तो न्यायाधीश उसे सज़ा सुनाते हैं। वह कानून में दिए गए प्रावधानों के हिसाब से दोषी व्यक्ति को जेल भेज सकते हैं या उस पर जुर्माना लगा सकते हैं या एक साथ दोनों तरह की सज़ा दे सकते हैं। निष्पक्ष सुनवाई क्या होती है? आइए थोड़ी देर के लिए कल्पना करें कि अगर न्यायाधीश महोदय शांति का मुकदमा किसी और तरह संचालित करते तो क्या हो सकता था। अगर अदालत ने शांति को आरोप पत्र और गवाहों के बयानों की नकल न दी होती तो क्या होता। अगर न्यायाधीश किसी ऐसी जगह पर मुकदमा चलाते जहां शांति और सुशील दोनों ही नहीं जा सकते हो तो क्या होता। अगर न्यायाधीश ने शांति की अधिवक्ता राय को अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किए गए श्रीमती शिंदे आदि गवाहों के से जिरह करने का पर्याप्त समय न दिया होता और पहले ही मान लेते कि शांति दोषी है तो क्या होता। अगर इस तरह की कोई भी बात होती तो इसे निष्पक्ष सुनवाई नहीं कहा जा सकता था। इसकी वजह यह है कि निष्पक्ष सुनवाई के लिए कई बातों का पालन करना जरूरी होता है। संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता को केवल एक तर्कसंगत और न्यायपूर्ण कानूनी प्रक्रिया के जरिए ही छीना जा सकता है। निष्पक्ष सुनवाई में यह सुनिश्चित किया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 का पूरी तरह पालन किया जाएगा। आइए यह चित्रकथा के माध्यम से आप पाठ्य पुस्तक खोलकर समझ सकते हैं। मुकदमे पर वापस लौटे और एक निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तथ्यों पर ध्यान दें। पहली बात, शांति को आरोप पत्र और उन सभी साक्ष्यों की एक एक दी गई प्रति थी जो अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ अदालत में पेश किए जाए। शांति पर चोरी का आरोप लगाया था जो कानून एक अपराध है।
यह मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया गया। शांति का भाई सुशील अदालत की कार्रवाई में मौजूद था। मुकदमा आरोपी की उपस्थिति में चलाया गया। शांति का एक वकील बचाव किया। शांति के अधिवक्ता राय को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सारे गवाहों से जिरह करने का मौका दिया गया। अधिवक्ता राय को शांति की ओर से गवाह पेश करने का अधिकार दिया गया। हालांकि पुलिस ने शांति के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया था, लेकिन न्यायाधीश ने उसे निर्दोष मानते हुए मुकदमा चलाया। अभियोजन पक्ष को निर्णायक रूप में सिद्ध करना था कि शांति ही दोषी है। इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष ऐसा नहीं कर पाया। महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायाधीश ने अदालत के सामने पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर ही मुकदमे का फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने शांति की कमजोर स्थिति के आधार पर बिना सोचे समझे ये फैसला नहीं ले लिया कि वह सचमुच चोर है। उसकी बजाय न्यायाधीश का आचरण लगातार निष्पक्ष रहा और चूंकि साक्ष्यों से यह सिद्ध हो गया कि शांति की बजाय कुछ युवकों ने चोरी की थी, इसलिए उन्होंने शांति को आज़ाद कर दिया। शांति को इसलिए न्याय मिला क्योंकि उसे निष्पक्ष सुनवाई का मौका दिया गया था। इस अध्याय में हमने जिन लोगों का जिक्र किया है, संविधान और कानून दोनों में यह कहा गया है कि उन लोगों को अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से निभानी चाहिए। इसका मतलब है कि प्रत्येक नागरिक, चाहे वो वर्ग, जाति, धर्म और वैचारिक मान्यताओं के हो, उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार दिया गया जाए। कानून का शासन कहलाता है। कानून के सामने हर कोई बराबर है। अगर प्रत्येक नागरिक को संविधान के माध्यम से निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार न दिया जाए तो ये सिद्धांत का कोई खास मतलब नहीं रह जाएगा। धन्यवाद। सभी भैया ध्यानपूर्वक समझकर सुनेंगे और आवश्यक बिंदुओं को अपनी नोटबुक में उतारने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।